हेलो एवरीवन, आपके अपने चैनल स्टडी फॉर यू पर मैं मिस एसवी आप सभी का वेलकम करती हूँ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बीएड का जो लर्निंग एंड टीचिंग का आपका जो पहला टॉपिक है यूनिट 1 का, वो पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि हम टीचिंग का मीनिंग, डेफिनेशन, नीड और ये सारी चीज़ों को डिफाइन करेंगे, प्लस में लर्निंग को डिफाइन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्टली ये जो आपका मीनिंग है टीचिंग का, वो क्या होता है वो देख लेते हैं। देखो, जो मीनिंग है टीचिंग का, देखो स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करते हैं। अगर आप इससे अपने नोट्स भी रेडी करना चाहते हैं, नोट्स भी रेडी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। टीचिंग इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। टीचिंग क्या है? एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है एक टिपिकल सा एक प्रोसेस है दैट ब्रिंग अ सोशली डिजायरेबल बिहेवियर चेंज। यानी कि जो टीचिंग है वो एक पर्सन के अंदर उसके बिहेवियर में चेंज लेकर आता है। और वो चेंज कैसा होता है? वो उसके अंदर या तो नॉलेज की इंक्रीमेंट हो जाती है, मतलब नॉलेज बढ़ जाती है, इस तरीके का चेंज उसके अंदर देखने को मिलता है। और ज़रूरी नहीं है जिसको नॉलेज मिल रही है वो स्टूडेंट ही हो, ठीक है? क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि अच्छा टीचिंग लर्निंग पढ़ रहे हैं तो शायद हो सकता है कि वो सिर्फ स्टूडेंट हो सकता है। ऐसा नहीं है, वो कोई भी पर्सन हो सकता है। जैसे हम रास्ते में कहीं जा रहे हैं और हमें किसी ने कुछ बताया या हमें वहाँ से कोई चीज़ नॉलेज गेन हुई, तो वो तो हम स्टूडेंट नहीं है ना वहाँ पे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो स्टूडेंट ही हो, ठीक है? तो जो नॉलेज टीचिंग जो है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, जो कि एक बिहेवियरल चेंज लेकर आती है एक पर्सन के अंदर। और वो बिहेवियरल चेंज कैसा हो सकता है? मीन्स इंक्रीमेंट ऑफ अ नॉलेज, ठीक है? और जो मेन फंक्शन होता है टीचिंग का, द मेन फंक्शन ऑफ टीचिंग इज टू मेक लर्निंग इफेक्टिव। यानी कि जो टीचिंग का जो फंक्शन है वो लर्निंग को इफेक्टिव बनाता है, ठीक है? और जो लर्निंग प्रोसेस कब कंप्लीट हो जाता है? जब टीचिंग का रिजल्ट जो होता है ना, जैसे कि आपकी टीचिंग खत्म हो गई तो उसके बाद ही क्या होगा? आपका लर्निंग का रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है? द लर्निंग प्रोसेस वुड गेट बी कंप्लीटेड। लर्निंग प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाता है, कब? जब रिजल्ट मिल जाता है किसका? टीचिंग का, ठीक है? टीचिंग एक्टिविटी जब कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि टीचिंग एक्टिविटी जो भी पूरी हो गई है, तो उसके बाद आपको क्या मिल जाएगा? लर्निंग प्रोसेस क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। हैंस टीचिंग एंड लर्निंग आर क्लोजली रिलेटेड। जो टीचिंग और लर्निंग है वो दोनों आपस में क्या है? क्लोजली रिलेटेड है। देन इसके बाद ये एक ऐसा प्रोसेस है, देखो, इट इज अ प्रोसेस इन विच लर्नर, टीचर, कैरिकुलम एंड अदर वेरिएबल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ सिस्टमैटिक एंड साइकोलॉजिकल वे। यानी कि यानी कि जो आपका टीचिंग प्रोसेस है उसके अंदर कौन कौन इन्वॉल्व होता है? इट इज अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर लर्नर, टीचर मतलब लर्नर जो उस चीज को गेन कर रहा है, टीचर जो उस चीज को सिखा रहा है, कैरिकुलम यानी कि एनवायरनमेंट, ये तीनों चीजें यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और साथ में अदर वेरिएबल्स भी होते हैं जो कि ऑर्गेनाइज होते हैं कैसे? सिस्टमैटिक और साइकोलॉजिकल वे में, ठीक है? अटेन सम प्री डिटरमाइंड गोल, एक पहले से ही फिक्स किया हुआ गोल होता है जिसको ये सब मिलकर अटेन करते हैं, ठीक है? अब बात करते हैं कि इनकी डेफिनेशन देखो, जिस तरीके से मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड करे हैं, अगर आप इसी तरीके से ही एग्जाम में लिख देते हैं तो आपके एक भी नंबर कट नहीं होंगे। क्योंकि जो इसका वे है राइटिंग का एग्जाम में, वो यही है कि सबसे पहले जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा है, जैसे टीचिंग पूछा है, तो आपको क्या करना है कि उस टीचिंग का जो है मीनिंग डिफाइन कर देना है। देन उसके बाद हमें उसके डेफिनेशंस डालनी है। देन उसके बाद अदर वेरिएबल्स आपको यूज करने हैं, ठीक है? और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है आप उसको हाईलाइट करके लिखिए, अंडरलाइन करके लिखिए। देखिए, अब सबसे पहले क्या बोल रहा है कि जो अकॉर्डिंग टू जैक्सन, ये एक इनकी थ्योरी है। जैक्सन ने क्या कहा था कि जो टीचिंग है वो फेस टू फेस एनकोडर है, यानी कि फेस टू फेस इंटरेक्शन है बिटवीन टू और मोर पर्सन, दो या फिर दो से ज्यादा पर्सन के बीच में क्या है? फेस टू फेस इंटरेक्शन है, जिसमें कि एक तो होता है टीचर और सेकंड कौन होता है? स्टूडेंट, ठीक है? entered to effect certain change in a other participant, और अदर पार्टिसिपेंट कौन हो सकते हैं? स्टूडेंट्स हो सकते हैं। समझ गए? जो जैक्सन है इन्होंने क्या कहा था कि जो टीचिंग है वो फेस टू फेस इंटरेक्शन है दो या दो से ज्यादा पर्सन्स के बीच। और वो दो या दो से ज्यादा पर्सन्स कौन हो सकते हैं? एक तो होगा उसमें टीचर और बाकी अदर पार्टिसिपेंट कौन होंगे? वो स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है?
अब वहीं अगर हम बात करें, नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं आपके अकॉर्डिंग टू एच.सी. मॉरिसन। मॉरिसन ने क्या कहा कि जो टीचिंग है, टीचिंग जो है इंटीमेट कांटेक्ट है। क्या है? टीचिंग एक इंटीमेट कांटेक्ट है बिटवीन मोर मैच्योर पर्सनैलिटी और लेस मैच्योर पर्सनैलिटी। ठीक है, जो एच.सी. मॉरिसन है उन्होंने ये कहा कि जो टीचिंग है वो इंटीमेट कांटेक्ट है किस किस के बीच? एक तो मोर मैच्योर पर्सनैलिटी होगी, यानी मोर मैच्योर पर्सन होगा जिसको हम कह देते हैं टीचर, और एक अदर होगा लेस मैच्योर पर्सन जिसको हम क्या कह देते हैं? स्टूडेंट। ठीक है, तो ये दोनों ही डेफिनेशन। एक थर्ड डेफिनेशन और देख लो। देखो, थर्ड डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू B.O. स्मिथ। स्मिथ ने क्या कहा कि जो टीचिंग है, टीचिंग इज अ सिस्टम ऑफ एक्शन इंटेंडेड टू प्रोड्यूस लर्निंग। यानी कि जो टीचिंग है एक सिस्टम है, उसके एक्शन के बाद लर्निंग प्रोड्यूस होती है। यानी कि जैसे ही टीचिंग कंप्लीट हो जाएगी तो सामने वाले को लर्निंग गेन हो जाएगी। ठीक है, तो ये बोला था B.O. स्मिथ। मैं तीनों डेफिनेशन को एक बार और फिर से आपको डिफाइन कर देती हूँ क्या क्या है। देखो, सबसे पहले हमारी डेफिनेशन थी क्या, जो जैक्सन ने दी थी। इन्होंने क्या कहा था कि जो टीचिंग है वो फेस टू फेस इंटरेक्शन है दो या दो से ज़्यादा पर्सन के बीच, और इसमें एक पर्सन तो होगा टीचर, और जो अदर पर्सन है वो कौन होंगे? वो होंगे स्टूडेंट। और जो आपके एच.सी. मॉरिसन है उन्होंने ये कहा था कि जो टीचिंग है वो इंटीमेट कॉन्टैक्ट है किसके बीच में? एक तो मोर मैच्योर पर्सनैलिटी और अदर इज अ लेस मैच्योर पर्सनैलिटी के बीच। और B.O. स्मिथ इन्होंने ये कहा कि जो टीचिंग एक सिस्टम एक्शन है जिसके बाद क्या होता है? लर्निंग प्रोड्यूस हो जाती है। अब इन्होंने ये कहा कि फ्रॉम द अबव डेफिनेशन, जो भी हमने डेफिनेशंस अभी ऊपर पढ़ी हैं, ये डेफिनेशंस तो हमने जितनी भी डेफिनेशंस अभी पढ़ी हैं वो सभी डेफिनेशन क्या कहती हैं यहाँ पर? फ्रॉम द अबव डेफिनेशन, हमने जितनी भी डेफिनेशंस पढ़ी हैं, वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि जो टीचिंग है हैज़ बीन डिफाइन अकॉर्डिंग टू 3 पॉइंट ऑफ व्यू। उनके थ्रू हम ये बता सकते हैं, उसके 3 पॉइंट ऑफ व्यू थे। क्या क्या थे? फर्स्ट वन इज ऑथोरिटेरियन, सेकेंड वन इज डेमोक्रेटिक टीचिंग, और थर्ड वन इज लेसेस फायर एटीट्यूड। ठीक है, इसमें मैं पहले सिंपली आपको बता देती हूँ ताकि जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अथॉरिटेरियन में क्या है? ये सत्तावादी होता है, यानी टीचर सेंटर होते हैं। इसमें सारी की सारी चीज़ें टीचर के इर्द गिर्द घूमती हैं, यानी कि टीचर जो चाहेगा वो करेगा। इसमें स्टूडेंट का कोई रोल नहीं होता कि वो उसमें क्वेश्चन पूछ सके या कुछ कह सके, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसमें सारी चीज़ें टीचर के अकॉर्डिंग होती है, इसलिए इसको टीचर सेंटर्ड भी कहा जाता है। अगला जो हमारा कंसेप्ट है वो है डेमोक्रेटिक टीचिंग, जिसको लोकतांत्रिक कहते हैं, यानी कि चाइल्ड सेंटर होता है। इसमें बच्चों के बारे में सोचा जाता है। थर्ड वन इज अ लेसेस फायर एटीट्यूड, इसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी, यानी कि इसमें बच्चों को बिल्कुल फ्री कर दिया जाता है, उनके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें होती हैं। मतलब ऑल ओवर पॉजिटिव वे में सारी चीज़ें ली जाती हैं। देखते हैं अब इसको सीरीज से कि ये है क्या। ठीक है, तो सबसे फर्स्टली क्या है कि अथॉरिटेरियन अथॉरिटेरियन टीचिंग के अंदर क्या था कि इसको टीचर सेंटर्ड भी बोला जाता है। और अंडर दिस पॉइंट ऑफ व्यू, इस पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू जो एच.सी. मॉरिसन है इन्होंने 1964 में डिफाइन करा था कि जो टीचिंग है वो टीचिंग को अथॉरिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन करा था। क्या था? इस पॉइंट ऑफ व्यू में जो एच.सी. मॉरिसन है उन्होंने 1964 में टीचिंग को अथॉरिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू डिफाइन करा था। अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट ऑफ व्यू, इस पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू जो टीचिंग एक एक्टिविटी है उसके अंदर क्या होता है कि मेमोरी लेवल ओनली। यहाँ पर इन्होंने ये कहा कि जो ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू है, इससे हम ये कह सकते हैं कि जो टीचिंग एक्टिविटी है इसमें ओनली क्या है? मेमोरी लेवल है। यानी कि यहाँ पर बच्चों को सिर्फ रटवाने पे जोर दिया जाता है। कोई भी फॉर्मूला है, कोई भी लाइन है, ये बोल दिया जाएगा कि ठीक है आप इसे पढ़ लो। टीचर कुछ भी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करेगी, ना ही कुछ बोलेगी, वो ये बोलेगी इस चीज़ को पढ़ लो, ठीक है, रट लो। तो ना तो स्टूडेंट यहाँ पर कोई क्वेश्चन कर सकता है टीचर से, और ना ही कुछ पूछ सकता है नॉलेज से रिलेटेड, क्योंकि वहां पर सारी चीजें टीचर पे डिपेंड करती हैं। टीचर जो चाहेगा वो पढ़ाएगा, जो उसे अच्छा लगेगा उतनी बार वो रिपीट करेगा, पर स्टूडेंट का यहाँ पर कोई रोल नहीं है कि वो यहाँ पर कुछ बोले। ठीक है,
तो ये मेमोरी लेवल ओनली है। दिस टीचिंग डज नॉट डेवलप द थॉट इन अ पीपल, यानी पीपल कौन होते हैं? पीपल होते हैं जो एक ऐसे स्टूडेंट जो कि बाद में टीचर बनने वाले हैं, ठीक है। तो उन स्टूडेंट के अंदर कोई भी थॉट डेवलप नहीं होते, यानी कि कोई भी नॉलेज गेन नहीं करते वो यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि सच टीचिंग इज नॉन एज थॉटलेस टीचिंग। इसी को ही हम क्या बोलते हैं? थॉटलेस टीचिंग भी बोलते हैं, जिसमें कोई भी नॉलेज या कोई भी थॉट नहीं आते, ठीक है। इन दिस टीचिंग प्रोसेस, इस टीचिंग प्रोसेस के अंदर वट एवर अ टीचिंग टीच अकॉर्डिंग टू हिज अवन वेल, यहाँ पर जो टीचर होते हैं वो अपने हिसाब से पढ़ाते हैं। द पीपल विल हैव टू एक्सेप्ट, और जो भी स्टूडेंट होते हैं उन्हें ये सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ता है। वहां पर वो ये नहीं कह सकते कि ये क्यों बताया गया या किस लिए बताया है, इसका रीजन क्या है, ये सारी चीजें वहां पर नहीं आती, इसीलिए इसको थॉटलेस टीचिंग भी बोलते हैं। हैंस वी कैन से दैट अथॉरिटेरियन टीचिंग इज टीचर सेंटर, इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जो अथॉरिटेरियन टीचिंग है उसको टीचर सेंटर भी कहा जाता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसमें मेन ये है कि इसमें बच्चों को सिर्फ रटवाने पे जोर दिया जाता है, ये मेमोरी लेवल ओनली है। इसमें जो टीचर है वो जो चाहेगा वो बच्चों को पढ़ाएगा, टीचर स्टूडेंट जो है वो इसमें कुछ नहीं बोलते। ये थॉटलेस टीचिंग होती है, इसमें कोई भी जो नॉलेज है डेवलप नहीं होती है। और जो डेमोक्रेटिक टीचिंग है इसको चाइल्ड सेंटर टीचिंग भी कहा जाता है। इसके अंडर क्या होता है? अंडर दिस पॉइंट ऑफ व्यू, इस पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू जो NL गेग है, NL गेग एमिडन, इन्होंने कहा था किसमें 1897 में डिफाइन करा था टीचिंग को डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने डिफाइन करा। तो इसमें इन्होंने क्या कहा कि एन इंटरैक्टिव फेज, ठीक है, इंटरैक्टिव फेज प्राइमरीली इन्वॉल्विंग क्लास talk which take place between teacher pupil occur during certain definition activity, यानी कि इसके अंदर टीचर और स्टूडेंट दोनों की ही एक्टिविटी काउंट होती है। या फिर इसको अगर हम सिंपल वे में पढ़ना चाहें तो आप इसको पढ़ सकते हैं, क्या है कि अंडर दिस पॉइंट ऑफ व्यू, इस पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू NL जो गेग है उन्होंने 1897 में डिफाइन करा था टीचिंग को अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर जो पीपल होते हैं यानी कि जो स्टूडेंट होते हैं वो कैसे होते हैं? मोर एक्टिव होते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट मोर एक्टिव होते हैं अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट ऑफ व्यू इज नोन एज टीचिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल, यानी कि पिछला वाला जो था वो क्या था? मेमोरी लेवल ओनली था, वहां पर सिर्फ रट्टे पे जोड़ दिया जाता था। पर जो डेमोक्रेटिक टीचिंग है इसको चाइल्ड सेंटर बोलते हैं, यानी कि यहाँ पर जो स्टूडेंट होते हैं ना बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, वो नॉलेज को गेन करना चाहते हैं, हर चीज़ के कंसेप्ट को पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। तो इसी वजह से उसको कह रहे हैं कि ये टीचिंग, इसको क्या कहा जाता है? अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग भी बोला जाता है। और मेमोरी लेवल टीचिंग इज द प्री रिक्वेसाइट फर्स्टली, ठीक है। सम कंटेंट इज मेमोराइज्ड एंड देन द अंडरस्टैंड, यहाँ पर कुछ कंटेंट ऐसा होता है जो मेमोराइज्ड होता है यानी लर्न करने को बोला जाता है, पर वो सारी चीजें समझाई जाती हैं, ठीक है, एक्सप्लेन भी की जाती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। सच टाइप ऑफ टीचिंग इज नोन एज थॉटफुल टीचिंग, इस टीचिंग को क्या बोलते हैं? थॉटफुल टीचिंग बोलते हैं। आपको डिफरेंस तो यहाँ पर समझ आ ही गया होगा कि पिछले में क्या था और इस वाले में क्या है। नेक्स्ट है लेसेस फायर एटीट्यूड, इसमें क्या होता है कि इट इज नोन एज रिफ्लेक्टिव टीचिंग, इसको रिफ्लेक्टिव टीचिंग भी बोलते हैं। रिफ्लेक्टिव का मतलब क्या होता है कि अचानक से जो सिचुएशन क्रिएट होगी उसके अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ेगा, और ऐसा वाला जो माहौल है यानी कि ऐसी वाली टीचिंग है वो जो बड़े स्टूडेंट होते हैं, मतलब जो हायर लेवल के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। इसमें होता क्या है ये देख लेते हैं कि इट इज ऑल्सो नॉन एज रिफ्लेक्टिव टीचिंग, इसको रिफ्लेक्टिव टीचिंग भी बोला जाता है। इसमें जो ब्राउचर है उन्होंने डिफाइन करा था कि जो टीचिंग है अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट ऑफ व्यू से दिस टाइप ऑफ टीचिंग इज मोर डिफिकल्ट देन मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, जो ये वाली टीचिंग है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है, किसके अकॉर्डिंग? अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग और मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट अपने अकॉर्डिंग कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है और टीचर को वो सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट दोनों का ही रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिस टू लेवल आर मस्ट फॉर रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग विदाउट अचीविंग memory and understanding level reflective level does not possible,
यानी कि जो हमने अभी स्टार्टिंग में लेवल पढ़े हैं, अगर वो सारे लेवल कंप्लीट नहीं होते हैं, यानी कि मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग और अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग कंप्लीट नहीं होता है, तो हम रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग को पास नहीं कर सकते हैं, वहाँ उसको नहीं समझ सकते हैं। क्योंकि देखो, अगर कोई चीज़ हमने लर्न कर ली है और वो हमें नहीं समझ आई है, तो वो अंडरस्टैंडिंग लेवल में चला जाएगा, क्योंकि वहाँ पर लर्निंग भी हो रही है, मतलब आप उसको मेमोरी में भी स्टोर कर रहे हैं, साथ में समझ भी रहे हैं। पर रिफ्लेक्टिव के अंदर क्या होता है कि सारी चीज़ें थोड़ा अलग होती हैं, इन दोनों जो पिछला हम पढ़ चुके हैं उससे डिफरेंट होता है। इसमें अकॉर्डिंग टू सिचुएशन सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। इन अदर वर्ड, इट इज हाईली थॉटफुल एक्टिविटी। ये क्या होता है, बहुत ज्यादा हाईली थॉटफुल एक्टिविटी होती है, जो कि हायर लेवल स्टूडेंट के लिए प्रोवाइड की जाती है। देन इसकी बात है कि टीचिंग एज अ सिस्टम ऑफ एक्शन, जो टीचिंग का सिस्टम ऑफ एक्शन है वो क्या है, ठीक है। तो इसे देख लेते हैं। देखो, यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो टीचिंग है, टीचिंग लर्निंग सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज इंस्ट्रक्शनल सिस्टम। इंस्ट्रक्शनल क्या होता है, जब हम किसी को इंस्ट्रक्शन देते हैं, मेनली यहाँ पर यही सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। जब हम किसी को कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर आ जाती हैं, ठीक है। कि किस तरीके से हमें पढ़ाना है, किस तरीके से, देखो सारी चीज़ें सिस्टमैटिक वे में होती है। जब हम क्लासरूम में होते हैं, पढ़ते हैं, पीरियड लगता है, फर्स्ट पीरियड में आपको हिंदी पढ़ना है, सेकंड में इंग्लिश पढ़ना है, किस तरीके से क्या पढ़ना है, सारी चीज़ें सिस्टमैटिक वे में होता है, इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो टीचिंग लर्निंग सिस्टम इज ऑल्सो नॉन एज अ इंस्ट्रक्शनल सिस्टम। और जो इंस्ट्रक्शनल सिस्टम है इज सोशल सिस्टम एंड नॉट अ इंडिविजुअल सिस्टम। ये कोई इंडिविजुअलाइज्ड सिस्टम नहीं है, ये कौन सा है, सोशल सिस्टम है। इंस्ट्रक्शनल सिस्टम इज रेस्ट्रिक्टेड, ये रेस्ट्रिक्टेड होता है टू वन क्लासरूम अलोंग विद द टीचर। एक क्लासरूम और जो टीचर है उनके बीच मेनली इंस्ट्रक्शनल होता है। द ग्रुप ऑफ पीपल, मटेरियल एंड सोशल नॉर्म्स एटसेट्रा, यहाँ पर ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती है। और जो टीचिंग है इज द एक्ट सिस्टमैटिकली प्रेजेंटिंग स्टमली, यानी कि यहाँ पर जो टीचिंग है वो एक सिस्टमैटिकली वे में प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो इसके अंदर मेनली अगर हम बात करें कि क्या है टीचिंग एज अ सिस्टम ऑफ एक्शन, इसके अंदर मेनली इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं स्टूडेंट्स को। तो मेनली इसमें वन लाइन में कहा जाए तो यही है, ठीक है। अब है टीचिंग एज अ साइंस। टीचिंग में साइंस का क्या रोल है, देखो, जो इन द मॉडर्न एज में जो टीचिंग है वो रिकॉग्नाइज एज अ फॉर्म ऑफ साइंस। यानी कि देखो सुनो, हम क्या करते हैं, जब हमने मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग को पढ़ा था, उस टाइम पे सिर्फ बच्चों को सारी चीजें रटवाई जा रही थी। पर जब हम थोड़ा सा हायर लेवल पे आए, तो वो चीजें बच्चों को समझाई भी जा रही थी। बच्चों ने रीजन पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, तो टीचर ने उसको एक्सप्लेन करा, प्रूव करा। साइंस यही तो कहती है कि कोई भी चीज जो हमें पता चल रही है उसका एक प्रूव होना चाहिए। अगर वो प्रूव है तो इसका मतलब वो साइंस यहाँ पर प्रेजेंट है, और जिसका कोई प्रूव नहीं है वो हम नहीं मानेंगे, है ना। तो जो टीचिंग है वहां पर भी हर एक चीज का प्रूफ पॉसिबल होता है, उन सब चीजों को अंडरस्टैंड करवाया जाता है हर एक कंसेप्ट के थ्रू। इसी वजह से बोला जा रहा है कि टीचिंग एज अ साइंस है। टीचिंग एक क्या है, साइंस है। टीचिंग इज ऑल्सो टर्म एज एन आर्ट, जो टीचिंग है वो एक तरीके से आर्ट है। इट इज डिजाइंड एज अ साइंस बिकॉज ऑल एक्टिविटी कैन बी सुपरवाइज्ड एंड एनालाइज्ड। इसमें हर एक एक्टिविटी को एनालाइज करके दिखाया जाता है, ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट है नेचर एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। जो नेचर ऑफ करेक्टरिस्टिक्स है वो क्या क्या है, देखो फर्स्ट दिया गया है कि जो टीचिंग है वो एक सोशल एक्टिविटी होती है, ठीक है। आप इनको पॉइंट ऑफ पॉइंट याद कर सकते हैं। अगर आपको पॉइंट ज्यादा लग रहे हैं तो आप इनको कम कर सकते हैं। अगर आपको ये कम लग रहे हैं तो आप इसको ज्यादा कर सकते हैं। कैसे, आप एक्स्ट्रा नॉलेज गेन कर सकते हैं अदर साइड से। बाकी अगर आपको इतना ठीक लग रहा है तो आप इतना ही लिख सकते हैं। वैसे जितने मैंने आपको पॉइंट्स दिए हैं उतने सफिशिएंट है, अगर आप सब कंप्लीट कर लेती हो तो, ठीक है। तो फर्स्ट क्या कहता है कि जो टीचिंग है वो एक सोशल एक्टिविटी है। और जो टीचिंग है, सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि जो टीचिंग इज प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। टीचिंग जो है डेवलपमेंट का क्या है, प्रोसेस है, यानी कि
डेवलपमेंट क्या होता है, जो ब्रेन से रिलेटेड हो आपका, है ना, इंटरनली चेंज हो बॉडी के अंदर, है ना, तो वो सारी चेंज किसके थ्रू आता है, टीचिंग के थ्रू, जो नॉलेज एक्वायर होती है, ठीक है, क्योंकि हम उसकी समझ को, उसकी नॉलेज को गेन नहीं कर सकते कि इसने आज कितना समझ लिया, कल कितना समझ पाया था। बस हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि कल ये चीज ये नहीं कर पा रहा था, अब ये कर पा रहा है। हम उसको वेट में मेजर नहीं कर सकते कि इतने ग्राम था, आज इतने ग्राम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो जो टीचिंग है, टीचिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। जो टीचिंग है वो एक आर्ट है, साथ के साथ वो एक साइंस भी है। अभी लास्ट कंसेप्ट में हम इसको पढ़ के आ रहे हैं। अब टीचिंग इज अ फेस टू फेस एनकाउंटर, जो हमने शुरू में पढ़ा था कि जो टीचिंग है वो फेस टू फेस इंटरेक्शन है। ये डेफिनेशन किसने दी थी, आप इसको कमेंट करके मेरे को बताइएगा। फिफ्थ पॉइंट है, टीचिंग इज अ ऑब्जर्वेबल, मेजरेबल एंड मॉडिफाइबल, यानी कि जो टीचिंग है आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं और मेजर कर सकते हैं, और साथ में मॉडिफाइबल होती है। जैसे मान लो आपको किसी ने थोड़ी सी नॉलेज दी, आप उसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके और ज्यादा एक्स्ट्रा और कम कर सकते हैं, ठीक है, तो ये हो गया मॉडिफाई। मेजर क्या होता है कि आप उसको मेजर कर सकते हैं कि आपने कितना पढ़ा, ठीक है, कितनी नॉलेज गेन कर ली। और क्या है कि आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है, यानी कि आप उसको पहले समझेंगे, उसके बाद उसको मेजर करेंगे कि कितना क्या था, उसके बाद आप उसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पर दी हुई हैं। नेक्स्ट 6 पॉइंट कह रहा है कि जो टीचिंग है फॉर्म ऑफ मेमोरी लेवल ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल। जो टीचिंग है वो मेमोरी लेवल से कहाँ तक जाता है, रिफ्लेक्टिव लेवल तक जाता है, यानी कि मेमोरी लेवल आपने पहले उसको मेमोरी में गेन करा, देन उसके बाद आपने उसको अंडरस्टैंड करा, अंडरस्टैंड करने के बाद क्या हुआ, आपने एक्स्ट्रा नॉलेज को गेन करा, जो कहाँ था, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग था। 7th पॉइंट क्या कहता है कि टीचिंग शेप्स बिहेवियर। जो टीचिंग है वो बिहेवियर को शेप में लेकर आता है, यानी कि चेंज कर देता है, ठीक है, चेंज में भी मतलब अच्छा बिहेवियर होगा वो, ठीक है, इंक्रीमेंट इन नॉलेज। टीचिंग इज अ ट्राईपोलर प्रोसेस। टीचिंग क्या है, एक ट्राईपोलर प्रोसेस है। इसका मतलब क्या हो गया, ट्राई मतलब होता है तीन, पोलर मतलब होता है पोल्स। इसके तीन पोल होते हैं, कौन कौन से, एक तो होता है आपका टीचर, एक होता है स्टूडेंट, और एक होता है कैरिकुलम। कैरिकुलम मीन्स एनवायरमेंट। जब स्टार्टिंग वाली थ्योरी में, जो कल्चरल थ्योरी थी हमारी पुरानी, उसमें बोला जाता था कि जो टीचिंग है वो डाइपोलर होता है, यानी कि इसमें सिर्फ दो ही पोल होते हैं, एक होता है टीचर, एक होता है स्टूडेंट। बट जो मॉडर्न थ्योरी आई, मॉडर्न थ्योरी में बताया गया कि जो टीचिंग है वो ट्राइपोलर कंसेप्ट होता है, यानी कि टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम, यानी कि एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए बोला गया है कि जो टीचिंग है वो एक कैसा प्रोसेस है, ट्राइपोलर प्रोसेस है। इसके बाद जो टीचिंग है, टीचिंग इज अ लिंग्वास्टिक प्रोसेस होता है ये, और टीचिंग इज अ गाइडेंस। टीचिंग जो है गाइडेंस देता है आपको, और टीचिंग इज एन इंटरैक्टिव प्रोसेस। टीचिंग जो होता है इंटरैक्टिव प्रोसेस होता है, और टीचिंग इज अ गोल ऑर्गेनाइज प्रोसेस, यानी कि आपको एक गोल जो होता है उसको, एक गोल जो ऑलरेडी प्रोवाइड किया जाता है उसको अटेन करना होता है, ठीक है। जैसे टीचिंग है, टीचिंग में टीचर ने सोच लिया कि आपको ये चैप्टर फिनिश करवाना है, तो वो उसका गोल है, ठीक है। आपको वो सारी चीजें एक्सप्लेन करेगा टीचर, और आपको वो सारी चीजें प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। तो गोल होता है, ऑलरेडी ओरिएंटेड होता है, उसको अचीव करना होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं लर्निंग के कंसेप्ट। हमारा टीचिंग का कंसेप्ट यहीं पर ही फिनिश हो जाता है। देन इसके बाद है लर्निंग। तो मीनिंग ऑफ लर्निंग क्या है, टीचिंग इज मेनली फोकस ऑन लर्निंग। जो टीचिंग है वो मेनली किस पे फोकस करता है, लर्निंग पे फोकस करता है। ऐसा नहीं है कि आपने बस पढ़ा दिया, सामने वाले को गेन हुआ नहीं हुआ फर्क नहीं पड़ता, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर कोई चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं, तो वो सामने वाले को एक्सेप्ट भी होनी चाहिए, गेन भी होनी चाहिए, ठीक है। तो टीचिंग इज अ मेनली फोकस ऑन लर्निंग। टीचिंग जो है मेनली फोकस करता है किस पे, लर्निंग पे फोकस करता है। इन अदर वर्ड, अगर हम दूसरे वर्डों में कहें कि व्हेन देयर इज टीचिंग लर्निंग अकर, जब भी टीचिंग होगी तो लर्निंग अकर होगी हमेशा। और डेफिनेशंस में क्या है, जो वुडवर्थ है इन्होंने एक्सप्लेन करा, क्या एक्सप्लेन करा, लर्निंग को एक मीनिंग के वे में क्या बताया है कि जो प्रोसेस है एक्वायरिंग न्यू नॉलेज एंड न्यू रिस्पॉन्स इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। यानी कि अगर लर्निंग प्रोसेस के बाद किसी एक पर्सन के अंदर न्यू नॉलेज को गेन हो रही है, या फिर वो न्यू चीजें सीख रहा है, तो उस टाइम पे हम उसको कह सकते हैं कि इसमें लर्निंग गेन हो गई है। जैसे मान लो टीचर ने स्टूडेंट को कोई एक अच्छी बात बताई, ठीक है, और वो उसने सुन के अपने अंदर गेन कर लिया, अपने बिहेवियर में चेंज लेकर आ गया, तो वही चीज क्या हो गई, लर्निंग हो जाएगी, ठीक है।
इसके बाद है स्किनर। स्किनर की थ्योरी सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, वैसे तो दो दो तीन तीन ही इसमें थ्योरी दे रखी है, आप इनको देख लेना अच्छे से। बाकी अगर आप 3 की जगह 2 लिखना चाहते हैं तो भी कोई इशू नहीं है। तो जो स्किनर है इन्होंने क्या कहा, स्किनर ने कहा, स्किनर हैज़ ऑल्सो सेड अबाउट डेवलपमेंट टेंडेंसी ऑफ लर्निंग। इन्होंने जो लर्निंग की टेंडेंसी, जो डेवलपमेंट की टेंडेंसी है लर्निंग से, उसके बारे में डिफाइन करा है कि लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर ऑफ एडेप्टेशन, यानी कि जो लर्निंग है उससे प्रोग्रेसिव बिहेवियर ही होगा, यानी कि जो चेंजमेंट होगा वो अच्छा ही होगा। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो कुछ बिहेवियर चेंज बुरे भी हो सकते हैं, कुछ बिहेवियर चेंज अच्छे भी हो सकते हैं। जो अच्छा वाला बिहेवियर चेंज है उसे स्किनर ने डिफाइन करा कि अगर लर्निंग के बाद किसी एक स्टूडेंट के अंदर, किसी एक पर्सन के अंदर अगर अच्छा वाला बिहेवियर चेंज आता है तो उसे स्किनर ने यहाँ पर डिफाइन करा। नेक्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू जेपी गिल्फोर्ड, इन्होंने क्या कहा कि लर्निंग इज एनी चेंज इन बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम बिहेवियर, कि जो लर्निंग है वो किसी भी तरीके का चेंज हो सकता है, एनी चेंज इन अ बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम द बिहेवियर। ठीक है, बिहेवियर में किसी भी तरीके का चेंज हो सकता है, उसको हम लर्निंग कह सकते हैं। तीनों डेफिनेशन एक बार फिर से देख लेते हैं। जो वुडवर्थ है उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने बोला था कि कोई भी न्यू नॉलेज को एक्वायर करना ही लर्निंग का प्रोसेस होता है। अगर लर्निंग कंप्लीट हो गई है तो उसके बाद एक न्यू नॉलेज गेन हो जाएगी। स्किनर ने ये बोला कि जो चेंज होगा वो एक अच्छा चेंज होना चाहिए, प्रोग्रेसिव बिहेवियर चेंज होना चाहिए। जेपी गिलफोर्ड ने क्या कहा कि जो लर्निंग है उसके अंदर बिहेवियर चेंज होगा, पर ये नहीं बताया कैसा चेंज, किसी भी तरीके का चेंज आ सकता है। ठीक है, इसके बाद है नेचर ऑफ लर्निंग। लर्निंग का नेचर क्या है, लर्निंग का नेचर ये है कि द नेचर ऑफ लर्निंग कैन बी हाईलाइटेड बाय एनालिसिस डेफिनेशन ऑफ लर्निंग इज फॉलोइंग वे, यानी कि जितनी भी हमने डेफिनेशंस पढ़ी हैं उनके अकॉर्डिंग क्या रिजल्ट मिला वो देखते हैं। फर्स्ट वन इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर इज लर्निंग, यानी कि बिहेवियर में मॉडिफाइड यानी कि चेंज आ जाता है लर्निंग के बाद। सेकेंड पॉइंट क्या कहते हैं कि जो लर्निंग है एक पॉजिटिव और नेगेटिव, लर्निंग पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है। कैसे, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि चेंज अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है। जैसे मान लो कुछ बच्चे चोरी करना सीख जाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि ये अच्छी चीज है, पर ऐसा नहीं है। ठीक है, उन्हें लगता है कि ये अच्छा है, उन्हें सीख लिया, ये लर्निंग थी, पर ये कैसी थी, नेगेटिव। जब कोई अच्छी चीजों को सीखता है तो उसे पॉजिटिव लर्निंग बोला जाता है। थर्ड वन इज लर्निंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। लर्निंग एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है जो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, यानी कि जन्म से लेके डेथ तक चलते रहता है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है। मतलब हर एक एज में सब कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो लर्निंग प्रोसेस है वो ग्रोथ करता है और प्रॉब्लम को ठीक करता है, यानी कि जैसे जैसे लर्निंग प्रोसेस ग्रो करता है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो दिक्कत है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। फिफ्थ पॉइंट कहता है कि लर्निंग जो है ना वो यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल है, इसको कोई बदल नहीं सकता। सिक्स पॉइंट कहता है लर्निंग इज अ पर्पसफुल। लर्निंग जो है पर्पसफुल होती है हर अकॉर्डिंग। और जो लर्निंग है वो एक्वायरिंग न्यू एक्सपीरियंसेस, यानी कि आप जब लर्निंग करते हैं तो न्यू एक्सपीरियंस को सीखते हैं। जैसे मान लो अ, आप कहीं बाहर जा रहे हैं, आपने कुछ चीज़ जैसे कि मान लीजिए आप अपनी बॉटल ले जाना भूल गए पानी की, तो आपको वहाँ पर एक लर्निंग हुई कि आगे से आपको चीज़ें ध्यान रखनी है क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो लर्निंग ज़रूरी नहीं है जब आपको कोई सामने वाला सिखाए, कुछ लर्निंग खुद से भी गेन हो जाती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस। तो एक्सपीरियंस से भी हम लर्निंग को गेन कर लेते हैं। ठीक है, जो लर्निंग इज अ एडजस्टमेंट। लर्निंग कैसा होता है, एडजस्टमेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट एक है कि जो लर्निंग है वो क्या होता है, एडजस्टमेंट हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, एडजस्टमेंट पॉसिबल है इसके अंदर। और जो लर्निंग है, लर्निंग डिपेंड ऑन आ प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंसेस, यानी कि लर्निंग जो है प्रैक्टिस और एक्सपीरियंसेस पे डिपेंड करती है। जैसे मान लो टीचर ने आपको कोई चीज़ एक्सप्लेन कर लिया, आपने उसको प्रैक्टिस ही नहीं करा कभी, तो फिर वो लर्निंग आपको गेन नहीं होगी। तो वो डिपेंड करेगी प्रैक्टिस पे और एक्सपीरियंसेस पे भी। टेंथ है लर्निंग कैन बी इंसिडेंटल और प्री प्लान्ड, यानी कि जो लर्निंग है वो प्री प्लान्ड और इंसिडेंटल दो टाइप की हो सकती है। अब इंसिडेंटल कौन सी है, जो अचानक से आपने नॉलेज गेन करी। ठीक है,
प्री प्लान्ड वो हो सकती है जो, जैसे आप स्कूल जा रहे हैं, आपको टीचर ने बताया कि आपको इस तरीके से सारी चीजें पढ़नी है, तो प्री प्लान्ड थी पहले से ही। और इंसिडेंटल वो है जो आपको अचानक से नॉलेज गेन हो, जैसे कि छोटा बच्चा होता है, अगर उसका गलती से किसी गर्म चीज पे हाथ लग जाए तो उसे वो याद रहेगा कि हाँ मेरे को ये चीज नहीं करनी है, और ये मतलब मेरे को इससे बचना है। तो वहां पर उसको वो इंसिडेंटल नॉलेज गेन हुई, वो लर्निंग जो गेन हुई वो इंसिडेंटल है। जो आपको तरीके से बताई जा रही है चीजें, वो क्या है, प्री प्लान्ड है, क्योंकि प्लान करी गई है कि आपको ये चीजें बतानी है। ठीक है, नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन लर्निंग एंड टीचिंग। लर्निंग और टीचिंग के बीच में क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। तो जो टीचिंग है वो एक प्रोसेस होता है, कैन बी कंसिडर्ड एज अ मीनिंग, जिसका एक मीनिंग होता है टीचिंग का। और जो लर्निंग प्रोसेस है, कैन बी कंसिडर एज अ प्रोडक्ट ऑफ दिस प्रोसेस, यानी जो टीचिंग है उसके बाद जो प्रोडक्ट निकलेगा, क्या रिजल्ट निकलेगा, वो सारी चीजें क्या है, लर्निंग होती हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है, इन टीचिंग नॉलेज इज प्रोवाइड। टीचिंग के अंदर जो नॉलेज होती है वो क्या करी जाती है, प्रोवाइड करी जाती है। पर लर्निंग के अंदर जो नॉलेज है वो एक्वायर यानी गेन करी जाती है। और जो टीचिंग है वो सेट ऑफ ग्रुप एक्टिविटीज है। ये क्या है, सेट ऑफ ग्रुप एक्टिविटीज है, जहाँ पर बहुत सारे टाइप की एक्टिविटीज करी जाती है। और लर्निंग क्या है, एक सिंबल और सक्सेस ऑफ अचीवमेंट है, यानी ये एक सिंबल है जिसके थ्रू आप सक्सेस को क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है, टीचिंग इज अ सोशल प्रोसेस। टीचिंग एक सोशल प्रोसेस होता है। और जो लर्निंग होता है वो क्या होता है, इंडिविजुअल प्रोसेस, इंडिविजुअलाइज प्रोसेस होता है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट कहता है कि इट मीन्स गिव। टीचिंग का मतलब होता है देना, और लर्निंग का मतलब होता है गेन करना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग। टीचिंग और लर्निंग के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। तो जो थॉमस ग्रीन है, इन्होंने क्लासिफाइड करा था, क्लियरिफाई करा था अपनी बुक में, और वो बुक का नाम क्या है, बुक का नाम याद रख लेना, बुक का नाम है एक्टिविटी ऑफ टीचिंग। ठीक है, थॉमस ग्रीन ने क्या क्लैरिफाई करा था अपनी बुक के अंदर, एक्टिविटी ऑफ टीचिंग के अंदर, दैट नो टीचिंग इज पॉसिबल। टीचिंग पॉसिबल नहीं हो सकती है बिना लर्निंग के। ठीक है, जब तक लर्निंग नहीं होगी टीचिंग पॉसिबल नहीं है। नो टीचिंग इज पॉसिबल विदाउट लर्निंग। ठीक है, द टीचिंग में एम एट लर्निंग। जो टीचिंग का मेन एम होता है वही लर्निंग होता है, कि मतलब टीचिंग का मेन मकसद क्या होता है कि किसी सामने वाले पर्सन को, चाहे वो स्टूडेंट है चाहे वो अदर कोई और है, उसको लर्निंग प्रोवाइड करना। ठीक है, जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, हमने डेफिनेशंस भी पढ़ी थी कि लर्निंग का मेन मोटिव यही है कि नॉलेज गेन, बिहेवियर चेंज लेकर आना, उनके अंदर नॉलेज प्रोड्यूस करना, है ना, यही होता है। तो जो टीचिंग है मे एम दैट लर्निंग, इसका मेन एम क्या होता है, लर्निंग होता है। बट द एंटायर टीचिंग प्रोसेस मे नॉट एसेंशियली रिजल्ट इनटू लर्निंग। जो एंटायर टीचिंग प्रोसेस है, मे नॉट एसेंशियल, जरूरी नहीं है कि उसका रिजल्ट क्या हो, लर्निंग ही निकले। ठीक है, रिजल्ट इनटू लर्निंग। अब नीड टू टीचिंग लर्निंग रिलेशनशिप, जो इसकी नीड है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रिलेशनशिप की, वो क्या है। फर्स्ट इज व्हेन टीचिंग एंड लर्निंग आर रिलेटेड। जब टीचिंग और लर्निंग रिलेटेड होते हैं तो टीचिंग कैन बी मेड इफेक्टिव। जब टीचिंग और लर्निंग रिलेट कर जाते हैं आपस में, तो जो टीचिंग होती है कैसी होती है, इफेक्टिव बनती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है, द सिलेक्शन ऑफ टीचिंग एड्स बिकम वेरी इजी। यानी कि जो सिलेक्शन होता है टीचिंग का, टीचिंग एड्स का, वो कैसा होता है, बहुत ज्यादा इजी होता है। और थर्ड पॉइंट कहता है कि जो नॉलेज ऑफ टीचिंग लर्निंग रिलेशनशिप है वो हेल्प करता है मेक द प्यूपिल टीचर, यानी जो ट्रेनी आपका होता है उसको इफेक्टिव टीचर बनने में। जो नॉलेज होती है टीचिंग लर्निंग की, वो एक जो प्यूपिल टीचर होता है उसकी नॉलेज को इफेक्टिव बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, इफेक्टिव टीचर बनने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है वॉर्टन ने कंसीडर करा था कि जो टीचिंग लर्निंग रिलेशनशिप है, टीचिंग लर्निंग रिलेशनशिप एसेंशियल एंड इम्पॉर्टेंट। टीचिंग लर्निंग रिलेशनशिप है बहुत ज़्यादा ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट है। विदाउट अंडरस्टैंडिंग, यानी कि बिना अंडरस्टैंडिंग के विदाउट अंडरस्टैंडिंग दिस रिलेशनशिप द टीचिंग एक्टिविटी में बिकम एमलेस एंड विदाउट एनी रिजल्ट। यानी कि यहाँ पर बोल रहा है कि जो टीचिंग लर्निंग रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिना अंडरस्टैंडिंग के, अगर कोई चीज़ अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है एंड बिना अंडरस्टैंडिंग के जो टीचिंग एक्टिविटी है वो एमलेस है, उसका कोई उद्देश्य ही नहीं होगा फिर, और उसका ना ही कोई रिजल्ट निकलेगा।
ठीक है, ये किसने बोला? बर्टन ने बोला। नेक्स्ट थ्योरी है अकॉर्डिंग टू बर्टन एंड गेग। इन दोनों ने मिलकर एक थ्योरी दी है जिसमें इन्होंने क्या बताया है कि अकॉर्डिंग टू बर्टन एंड गेग लर्निंग थ्योरी आर नॉट कंप्लीट इन देमसेल्फ। जो लर्निंग थ्योरी है वो खुद से कंप्लीट नहीं हो सकती। जो लर्निंग थ्योरी है आर नथिंग बट लर्निंग सिचुएशन। जो लर्निंग थ्योरी है वो कुछ भी नहीं है बल्कि ये क्या है? एक सिचुएशन है। These learning situations are very useful is teaching activity। जो ये learning situations है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल है इन अ टीचिंग एक्टिविटी के अंदर। ठीक है, जो बिहेवियर ऑफ द पीपल है कैन बी डिवाइड 3 कैटेगरी। जो बिहेवियर है पीपल का उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये तीनों आप इसको इस तरीके से आप चार्ट बना के देख सकते हैं। फर्स्ट इज ऑब्जेक्टिव, सेकंड वन इज लर्निंग, थर्ड वन इज मेथड ऑफ टीचिंग कि किसके थ्रू ये सारी चीजें गेन हुई। पहला है कॉग्निटिव जो ब्रेन से रिलेटेड है, जिसमें टू नो, जिसमें क्या करते हैं? जानते हैं, समझते हैं चीज़ों को। और इसमें क्या होता है? लेक्चर मेथड यूज होता है। टीचर आता है, लेक्चर देता है, स्टूडेंट को समझाता है। सेकंड है अफेक्टिव, जिसमें कोई चीज़ क्या होती है? अफेक्टिव, अफेक्ट पड़ता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि टू फील करते हैं, हम किसी चीज़ को फील करते हैं। जैसे मान लो ऐसे बोल दिया है कि जैसे क्लास में एक सिचुएशन क्रिएट कर देना। जैसे टीचर पढ़ाता है, फिर आपको एग्जाम्पल देता है कि आप मान लो यहाँ पर ऐसा हो, ये हो, तो उसके थ्रू जब टीचर आपको एग्जाम्पल्स देता है तो वो इस तरीके का होता है। इसमें अफेक्टिव और इसको हम फील करते हैं। और ये कैसा होता है? ड्रामेटिलाइजेशन होता है इसके अंदर। और नेक्स्ट है साइकोमोटर। साइकोमोटर के अंदर क्या होता है कि ये भी हमारा ब्रेन से रिलेटेड होता है। इसमें टू डू, इसमें चीज़ों को करके देखते हैं प्रैक्टिकली, और ये क्या है? एक्सपेरिमेंटल होता है। ठीक है, देन इसी के साथ ही हमारा ये टीचिंग लर्निंग का जो पहला टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे फेजेस ऑफ टीचिंग। अगर आपको ये टॉपिक कंप्लीट अच्छे से क्लियर हो रहे हैं और आपके नोट्स भी कंप्लीट हो गए हैं, आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो रही हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बार बार चैनल ढूंढना ना पड़े। प्लस में आप चैनल नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर सकते हैं ताकि जैसे ही अगला वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।